डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ज्योग्राफी जीएस के लिए आज शुरू करने जा रहे हैं बेसिक चीज। और आगे जो जैसा सिलेबस है, बीपीएससी हो, यूपीएससी देना हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें जीएस पूछे जाते हैं, और खास करके बिहार के परीक्षा जो देते हैं, बीपीएससी देते हैं, सीडीपीओ देते हैं, तो उसमें बिहार का भूगोल भी रहता है। लेकिन अभी हम भूगोल का बेसिक चीज़ शुरू करते हैं, जहाँ से भूगोल शुरू होती है। और एक ऐसे इसको शुरू कर रहे हैं कि भूगोल क्या है, भूगोल से आप क्या समझते हैं, यानी व्हाट डू मीन बाई ज्योग्राफी। तो इसको क्रॉस क्वेश्चन में जो इंटरव्यू देते हैं उनसे भी कभी कभी पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फिर भूगोल को कैसे वर्गीकृत किया गया है, भूगोल में जो जो टॉपिक है, और ग्रेजुअली रेगुलर वीडियो में आपको मिलते रहेगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि आपका जो लक्ष्य है प्रतियोगी परीक्षाओं में ज्योग्राफी, उसमें आप अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करें। और इसी कड़ी में और सारा क्वेश्चन आगे टॉपिक जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है उसकी भी चर्चा करेंगे। साइंस का भी जो सब पार्ट है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो साइंस है, जिसको लाइफ साइंस कहते हैं, वगैरह वगैरह चर्चा करें। तत्काल अब हम भूगोल क्या है इसे शुरू करते हैं। तो जो हमारे पुराने स्टूडेंट है वो तो ऑफलाइन क्लास में बहुत वर्षों से हम बताते आ रहे हैं वो, लेकिन जो लोग नए हैं, ज्योग्राफी को डिफाइन करने के लिए ज्योग्राफी से पहले एक टर्म आता है जो आप सब लोग पढ़े होंगे, साइंस। साइंस से क्या समझते हैं, विज्ञान से आपका क्या तात्पर्य है। तो सिस्टमेटाइज नॉलेज इज टर्म्ड एज साइंस। व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। साइंस में ब्रॉडली भी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स लाइक नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। अब क्या, जैसे उदाहरण में आप देखते हैं कि फिजिक्स पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान, बॉटनी को वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी को जंतु विज्ञान। उधर भी पॉलिटिकल साइंस को आप बोलते हैं कि राजनीति विज्ञान, साइकोलॉजी को मनोविज्ञान वगैरह वगैरह बोलते हैं। तो सबों में विज्ञान लगा हुआ है, लेकिन दोनों विज्ञान एक नहीं है। तो क्या है, तो एक जो है से नेचुरल साइंस है जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी आते हैं। ये सारे जो है जिसको अभी तक आप बोलते आ रहे हैं, सब क्रॉस क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये सब यूजुअली क्लास में डिस्कस नहीं होता है, कहीं बुक में नहीं लिखा हुआ है। तो आगे इसको ऐसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इसकी भी जरूरत होगी, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। जिसको अभी तक आप आर्ट बोलते आ रहे हैं, आर्ट को सोशल साइंस, अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य उसका ह्यूमैनिटीज, मानविकी बोला जाता है। तो शायद समझ गए होंगे। तो यह ज्योग्राफी जो है सोशल साइंस यानी ह्यूमैनिटीज का एक भाग है। और उधर जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी वगैरह जो आप पढ़ते हैं वो नेचुरल साइंस का हिस्सा है। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी से आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको बीएससी की डिग्री मिलती है। और इधर जो है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी वगैरह वगैरह, जो इससे आपको बीए की डिग्री। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यह ज्योग्राफी जो है वो सोशल साइंस का हिस्सा है, ये ख्याल रखेंगे। तो साइंस व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को प्रमुख रूप से दो वर्गों में, एक प्राकृतिक विज्ञान और एक सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान को ही आजकल जो बोले जाते हैं उसको मानविकी बोला जाता है, मानव शास्त्र नहीं, ख्याल रखिएगा। तो यह सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है भूगोल। तो इसमें आप डिस्कस क्या करते हैं, तो मानविकी यानी सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत न केवल प्राकृतिक भूदृश्य बल्कि उसमें समय एवं स्थान के साथ होने वाले परिवर्तनों का भी अध्ययन किया जाता है। ज्योग्राफी सच ब्रांच या पार्ट ऑफ सोशल साइंस दैट इज ह्यूमैनिटी व्हिच नॉट मेयरली डील्स विथ लैंडस्केप रादर देयर चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड प्लेस इज टर्म्ड एज ज्योग्राफी। आप समझ गए होंगे। या ऐसे ज्योग्राफी को डिफाइन नहीं करेंगे, भू मतलब पृथ्वी या गोल मतलब गोल, ये आउटडेटेड हो चुका है। ठीक है, पृथ्वी गोल नहीं है, उसका भी एक टॉपिक पर हम लोग वीडियो
आपको मिलेगा, तो उस पर चर्चा हम करेंगे। तो भूगोल मानविकी यानी सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत न केवल प्राकृतिक भूदृश्य जो भी है उसकी चर्चा नहीं हो, समय और स्थान के साथ जो परिवर्तन होता है उसका भी अध्ययन ज्योग्राफी कराता है। ऐसे अभी से आप बोलेंगे जब लिखना हो, किसी के सामने ये चर्चा करना हो। अब ज्योग्राफी को प्रमुख रूप से दो वर्गों में बांटा गया, एक को भौतिक भूगोल और दूसरे को मानव भूगोल। तो उस पर चर्चा करने से पहले थोड़ा बहुत टिपिकल क्वेश्चन, ये तो कमीशन ओरिएंटेड नहीं है, तो एक क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भूगोल के जनक किसको कहते हैं। तो भूगोल के जनक अगर आपसे पूछा जाता है कि फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो आप ये लिखेंगे हिक्केटियस। ये हिक्केटियस, ये इनका जो काल है लगभग 500 BC है। ये ग्रीक है, मीन्स यूनानी है। इनकी एक बुक क्या है जिसको जेस पीरियड, ये बार बार पूछा जाता है। ये वर्ड है जिसका लिटरल मीनिंग होता है पृथ्वी का वर्णन, स्टडी ऑफ अर्थ, पृथ्वी का वर्णन। ये सिंपल वे में है, लेकिन यही पूछा जाता है जो रियल फादर ऑफ ज्योग्राफी, तब आप एस्थनीज बोलेंगे। ये भी ग्रीक है, ये भी यूनानी है, और इनका काल जो है 296 176 BC। इसकी जरूरत नहीं, आप यही कह लेंगे। और सिंपल में आप देखेंगे जो क्वेश्चन पूछने वाले आपसे चाह के आ रहे हैं, तो फादर ऑफ ज्योग्राफी सिंपल में रहेगा तो हिक्केटियस, ये लिखते हैं जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। तब इसको वास्तव में क्यों कहा जाता है, तो यह प्रथम विद्वान, भूगोल वेत्ता तो अभी नहीं बोलेंगे इसको, यह प्रथम विद्वान थे ये जिन्होंने पृथ्वी के वर्णन के लिए भूगोल शब्द का प्रयोग किया, जिस कारण इसे और भी अक्षांश, देशांतर, दूरी मापने का, ये सब इन्हीं का देन है, जिस कारण सिंपल में रहेगा। आप समझ गए होंगे कि फादर ऑफ ज्योग्राफी हिक्केटियस, रियल फादर ऑफ ज्योग्राफी वास्तव में इरेटोस्थनीज, दोनों जो है यूनानी है। फर्क है, ये 500 BC इनका लगभग काल है, ये जो है सो ये लिख दिए, इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। और इन्होंने ही कहा कि पृथ्वी के वर्णन के लिए सबसे पहली बार भूगोल शब्द का यूज किया है, जिस कारण इसको ये कहा जाता है रियल फादर ऑफ। इससे एक और टर्म आगे उतना तो आपको जीएस में नहीं पढ़ना है, लेकिन टिपिकल क्वेश्चन में कहीं कहीं आता है। इसमें एक आएगा आपको मॉडर्न फादर ऑफ ज्योग्राफी, मॉडर्न फादर ऑफ ज्योग्राफी मतलब आधुनिक भूगोल के पितामह किसको या पिता किसको जाता है, तो अलेक्जेंडर। ये तो रटने का चीज है, इससे तो और ज्योग्राफी आएगी तो उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये सब जो शुरू का आरंभिक स्टेज है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हो गया। ये जो है जर्मन है, माने जर्मनी के हैं, ये ख्याल रखेंगे। फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। एक फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, तो इसमें बेडाल, आप ये शॉर्ट में याद रखेंगे। ये जो है से फ्रांसीसी हैं, फ्रेंच हैं, हो गया। तो ये आपको कोई परेशानी नहीं, टिपिकल चीज है, ये आप समझ गए होंगे। और अब हम ज्योग्राफी जो आपको सिलेबस में पढ़ना है वो सब हम चर्चा कर रहे हैं, ये आप समझ गए होंगे। तो ज्योग्राफी को प्रमुख रूप से दो वर्गों में बांटा गया है, एक को कहते हैं भौतिक भूगोल और दूसरे को मानव भूगोल। यहाँ पर हम लिख रहे हैं और कैसे इसमें क्या क्या है उसी ऑर्डर में आप पढ़ेंगे। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल।
मानव भूगोल मीन्स ये क्या हो गया आपका फिजिकल ज्योग्राफी, और ये ह्यूमन ज्योग्राफी। तो मेनली टीचर की जरूरत है आपको, थोड़ी बहुत परेशानी सब लोग को नहीं होती है फिजिकल ज्योग्राफी। तो इसका जो जीएस स्टैंडर्ड में ऐसे जिनके ऑप्शनल पर भी मेरा वीडियो है जो बना दिए हैं, वो आप देख लीजिएगा जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है बीपीएससी यूपीएससी में। लेकिन ये जीएस की बात हम करते हैं तो जीएस स्टैंडर्ड में आपको जो फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ना है और अपने स्तर से आपके लिए लूसिड आसान हम कर दिए हैं जो आप आसानी से इसको आप समझ पाएंगे। तो पहला है इसका एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी, खगोलीय भूगोल। इसी में आप पढ़ते हैं ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह धूमकेतु तारा तारामंडल आदि आदि, ये शायद समझ गए होंगे। दूसरा जो है लिथोस्फीयर, हम अपने ढंग से कर दिए, हम नहीं किए हैं, जो आसान आपके लिए पड़ेगा। इसको हिंदी में आप स्थल मंडल कहते हैं, स्थल मंडल। इसी में आप क्या क्या पढ़ते हैं, पर्वत पठार मैदान भूकंप ज्वालामुखी चट्टान अक्षांश देशांतर, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के आंतरिक संरचना, पृथ्वी का आकार वगैरह सब इसी का हिस्सा है। तो जितना संभव होगा कम समय में वीडियो पर आपको सब हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं। रेगुलर आप वीडियो देखिएगा, लगभग वीडियो आपको मिलेगा। और तीसरा जो पार्ट है इसको हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर मीन्स जल मंडल। इसमें आप पढ़ते हैं महासागरीय जल की लवणता, जो आपको जीएस में पढ़ना है। लवणता क्या है, लवणता किस किस चीज पर निर्भर करती है, लवणता कौन कौन प्रभावित करता है, कहाँ की लवणता अधिक है, तो आप रटते भी है आता भी है। कौन जलधारा है, ओशनी करंट कौन गर्म है ठंडी है, कौन किसमें बहती है, ज्वार भाटा पढ़ते हैं वगैरह वगैरह, जो है इससे रिलेटेड जो चीज है सो हम चर्चा करेंगे। जीएस में जितना पढ़ना है वो प्रॉपर सब कुछ आपको ये मिलेगा। और चौथा जो है एटमॉस्फेयर मीन्स वायुमंडल। तो ये सब तो थोड़ा बड़ा है चैप्टर। ये 4 पार्ट हो गया। एटमॉस्फेयर में एयर क्या है, विंड क्या है, वायु क्या है, पवन क्या है, वायुमंडल की संरचना, वर्षा क्या है, वर्षण क्या है, चक्रवात क्या है, बताग क्या है, ओस क्या है, पाला क्या है, वायुदाब क्या है, दाब, बहुत जो टॉपिक है कोशिश हम करेंगे अधिक से अधिक कम समय में बताने का। आप इसको एक फ्रेमवर्क के रूप में लेंगे। और इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं, ये ज्यादा आपके लिए जीएस के लिए नहीं, जिनका ऑप्शनल है उनके लिए पार्ट है। लेकिन इसमें जो मुख्य चीज है, आर्थिक भूगोल है, जनसंख्या भूगोल है, अधिवास भूगोल है वगैरह वगैरह जो चीज है, इसके से ज्यादा जरूरी है भारत का भूगोल। और जीएस जो बिहार के परीक्षा देते हैं और पार्टिकुलर खासकर जो बीपीएससी देते हैं उनसे बिहार का भूगोल रहता है। तो कोशिश होगी हमारी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद इन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और अलॉन्ग विथ ज्योग्राफी ऑफ बिहार, तो इसी में से हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपके लिए सिलेबस इसको नहीं कहें, एक फ्रेमवर्क हो गया। सिलेबस में जो जरूरत है हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। हम आशा करते हैं ये समझ गए होंगे। तो इसमें अब हम ये देखने जा रहे हैं पहला टॉपिक जो आपका है खगोलीय भूगोल, एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी। तो बुक में जिस ढंग से लिखा है उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है, न मेरा नियंत्रण है। तो हम पहला टॉपिक से जो मुख्य चीज हम शुरू करने जा रहे हैं, एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी, खगोलीय भूगोल। खगोलीय भूगोल, इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे, कम समय में अधिक से अधिक कोशिश कर रहे हैं। जो शॉर्ट वीडियो बना के अधिक से जो बार बार जहाँ दिक्कत होगी आप सुन लेंगे, आप समझ लेंगे। तो एक क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड कहते किसको है, यहीं से हम शुरू करते हैं। यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या है, तो पृथ्वी एवं
अनखगोलीय पिंड या जिसको आकाशीय पिंड कहते हैं, जिसमें ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, धूमकेतु, तारे, तारेमंडल वगैरह सम्मिलित जो उसको किया जाते हैं। पृथ्वी में अनआकाशीय पिंड जिसको खगोलीय पिंड भी बोला जाता है, जिसमें तारामंडल क्या है, ग्रह क्या, उपग्रह क्या, क्षुद्र ग्रह क्या, धूमकेतु क्या, सब उसको सम्मिलित रूप से वह यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड बोला जाता है या विश्व भी बोला जाता है। और उस ब्रह्मांड या यूनिवर्स के अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान हिंदी में, लेकिन वो वहां ऑप्शन में हिंदी में नहीं रहेगा, तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज टर्म्ड एज कॉस्मोलॉजी। ये क्वेश्चन है आपका, आप देखेंगे कहीं का क्वेश्चन जो होगा इसमें होगा ही क्वेश्चन। तो ब्रह्मांड कहते किसको है, तो पृथ्वी एवं अनखगोलीय पिंड जैसे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, धूमकेतु, तारा, तारामंडल, ये सब आगे हम डिस्कस कर रहे हैं क्या है, सब में क्या अंतर है पिकुलियर। तो उसको सम्मिलित रूप से यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड कहा जाता है। और स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज टर्म्ड एज कॉस्मोलॉजी। ये रहेगा हिंदी इंग्लिश में ही रहेगा, ब्रह्मांड विज्ञान नहीं रहेगा, नहीं तो आप पकड़ लीजिएगा। तो कॉस्मोलॉजी। अब इस पर थोड़ा हिस्टोरिकल चीज जो थोड़ा बहुत एक लाइन दो लाइन बता देते हैं। तो आरंभ से ही मानव मस्तिष्क में ये मैंने उत्सुकता थी जो ब्रह्मांड के बारे में हमें ज्ञान लेना है, ब्रह्मांड के बारे में जानना है। और उत्सुकता आज जितने सारे धरातल प्राणी है उसमें मानव जो है से ही सबसे ज्यादा ब्रेनिस्ट है। यही कारण सब कुछ जो है आगे हम लोग इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं, चांद तक पहुंच गए हैं। तो आज के मानव नहीं, आरंभ से ही मानव में ब्रह्मांड के बारे में जानने की उत्सुकता थी। इस पर कई सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, लेकिन इस संदर्भ में सबसे पहले ब्रह्मांड के संदर्भ में जानकारी देने का श्रेय जो जाता है वास्तव में, उतना हम लंबा नहीं कर रहे हैं, आप लोग का जीएस स्टैंडर्ड से पढ़ना है, तो वह ग्रीक के खगोल शास्त्री टॉलमी को जाता है। मानव आरंभ से ही ब्रह्मांड के बारे में जानने के प्रति उत्सुक थे, लेकिन अनेक सारे इसके संदर्भ में सिद्धांत दिए गए, लेकिन वास्तव में ब्रह्मांड के बारे में सिद्धांत देने का श्रेय वह किसको जाता है, तो ग्रीक खगोल शास्त्री टॉलमी। वह टॉलमी 140 एडी ईस्वी में एक सिद्धांत देते हैं, और उस सिद्धांत कई सब क्वेश्चन के फॉर्म में बोले, आप सुनिए सब कुछ, लेकिन क्वेश्चन जो आता है उस पर स्ट्रेस दीजिए। तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था जियोसेंट्रिक। जिसका हिंदी होता है भू सकेंद्रीय सिद्धांत। ये अपने आप में क्वेश्चन है। तो ये जियोसेंट्रिक सिद्धांत होता क्या है, माने इस सिद्धांत के अनुसार टॉलमी बताते हैं कि जितने सारे खगोलीय पिंड है उसका, जियो का अर्थ होता है, यहाँ भू लिखा हुआ मतलब पृथ्वी, तो जितने सारे खगोलीय पिंड है उसका प्रधान जो है वो पृथ्वी है। लेकिन वास्तव में अभी जो आप पढ़ते हैं वैसा है ना, आगे ग्रेजुअली आपको क्या अंतर होता है वो, लेकिन शुरू से हम लेके चल रहे हैं। तो यद्यपि ब्रह्मांड के बारे में अनेक सारे सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, लेकिन वास्तव में यह विशेष जानकारी देने का श्रेय 140 ईस्वी में ग्रीक खगोल शास्त्री टॉलमी को जाता है। उन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उस सिद्धांत का नाम है जियोसेंट्रिक थ्योरी या प्रिंसिपल, जिसको हिंदी में कहते हैं। अपने आप में क्वेश्चन है। अब यह सिद्धांत क्या कहता है कि ब्रह्मांड में जितने सारे पिंड है उसका प्रधान जो है वो पृथ्वी है, यही कह के। लेकिन आगे चल के फिर कई वर्षों तक यह सिद्धांत चलते रहा, तो आगे चलकर पोलैंड का एक खगोल शास्त्री है, इसका नाम है कोपरनिकस। तो पोलैंड का खगोल शास्त्री है कौन, कोपरनिकस।
निकस, ये जो है 1543 एडी, तो एडी में आ गए हैं, मतलब ईस्वी में ये सिद्धांत को डिस्कार्ड कर देते हैं, माने सिद्धांत देते हैं, और उस सिद्धांत का नाम है हेलियोसेंट्रिक। हेलियोसेंट्रिक याद रखें, क्वेश्चन के रूप में आता है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। इसका हिंदी हो गया सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। सूर्य केंद्रीय, वो क्या था, जियोसेंट्रिक। तो वर्ड से ही आप पीछे वाला समझे होंगे। तो वो क्या कहते हैं, जितने सारे खगोलीय पिंड है उसका प्रधान जो क्या होता है, पृथ्वी होता है, टॉलमी का कहना है। लेकिन आगे चल के 1543 में पोलैंड के ये खगोल शास्त्री कोपरनिकस कहते हैं कि नहीं, उस सबका प्रधान जो है से पृथ्वी नहीं होकर क्या होता है, सूर्य होता है। इस आधार पर इस सिद्धांत के, टॉलमी के सिद्धांत को डिस्कार्ड कर दिया गया। और इस सिद्धांत के अनुसार कहते हैं ये जितने सारे खगोलीय पिंड, आगे सोलर सिस्टम पढ़ेंगे, सौर परिवार, तो उस पर, और इस जो 30 सितंबर को परीक्षा हुई थी बीपीएससी में, इससे क्वेश्चन भी पूछा गया, तो उस पर हम आ रहे हैं। तो सूर्य केंद्रीय या जितने सारे पिंड है उसका प्रधान जो होता है, उसके केंद्र में सूर्य होता है, सूर्य के इर्द गिर्द ही सारे चक्कर लगाते हैं। ये अभी भी मान्य है, लेकिन इसमें कुछ खामियां रह गई। क्या खामियां, आगे डिस्कस करते हैं। तो ये इतना कहते हैं कि सूर्य जो है से उस सौर मंडल का, सौर परिवार का प्रधान है। अन्य पिंड जो है वो सब सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं, ग्रह लगाते हैं, वह खास पथ पर, ये नहीं कहा इन्होंने। तो ये 350 वर्षों तक चलता रहा यही कोपरनिकस का सिद्धांत। लेकिन आगे चलकर फिर जर्मनी के केपलर जो है वो 17वीं 18वीं शताब्दी में जाकर ये कोपरनिकस के सिद्धांत को इस आधार पर डिस्कार्ड करते हैं, माने काटते हैं, उनके खामी को बताते हैं। ये कहते हैं कि ये सही है कि अन्य खगोलीय पिंड जो है सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, ये सही है, लेकिन वो सबों का पाथ जो है एक नहीं होता है, अलग होता है। आप भी जानते हैं, आगे पढ़ेंगे भी, सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह बुध है, सबसे दूरस्थ जो है वरुण, आप जानते हैं, सबका पाथ अलग अलग है। जो वो अभी जो सिद्धांत ओवे किया जाता है वो केपलर के सिद्धांत को ओवे किया जाता है। हम पूरा यहाँ से जो रिलेटेड क्वेश्चन है सब आप देख लेंगे। तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उन्होंने ये नहीं कह पाया कि सूर्य के इर्द गिर्द जो ग्रह चक्कर लगाते हैं, ग्रह के चारों तरफ उपग्रह लगाते, आगे हम उस पर डिस्कस भी कर रहे हैं, तो उसको पार्टिकुलर पाथ पर ये नहीं कहा। तो इसी आधार पर कोपरनिकस के हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत को डिस्कार्ड करके केपलर के सिद्धांत को मतलब अभी मान्यता मिली है। और ये एक नया इसमें सिद्धांत देते हैं क्या, जो अभी भी मान्य है। ये कहते हैं कि सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह है वो खास पथ पर और इलिप्टिकल, वृत्ताकार या अंडाकार रूप से चक्कर लगाते रहते हैं। आज वही मान्य है। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ब्रह्मांड है क्या, तो पृथ्वी एवं अन्य आकाशीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, तारा, ये सब आगे हम डिस्कस करें। इसको सम्मिलित रूप से यूनिवर्स ब्रह्मांड कहा जाता है। स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज टर्म्ड एज कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के बारे में जानकारी के लिए उत्सुकता आरंभ से ही मानव मस्तिष्क में था, लेकिन इस संदर्भ में प्रॉपर जानकारी देने का श्रेय ग्रीक के माने खगोल शास्त्री टॉलमी को जाता है, जो 140 ईस्वी में सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, जिसका नाम है जियोसेंट्रिक भूकेंद्रीय सिद्धांत। उसके अनुसार जितने सारे खगोलीय पिंड उसका प्रधान पृथ्वी होता है, लेकिन आगे चलकर पोलैंड के कोपरनिकस जो है ये सिद्धांत को 1543 में डिस्कार्ड करते हैं और ये बताते हैं कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य जो है सबका प्रधान है। सूर्य के इर्द गिर्द चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो कोपरनिकस, लेकिन कोपरनिकस में ये खामी रह गया कि सूर्य के चारों तरफ ग्रह जो चक्कर लगाते हैं
और सबका पाथ जो है से अलग अलग होता है, और वह पाथ का क्या है, आकार जो है से इलिप्टिकल अंडाकार है, ये नहीं कह पाते हैं, जिसका कोपर्निकस के सिद्धांत को भी डिस्कार्ड करके 17वीं शताब्दी में जाकर केपलर जर्मनी के खगोल शास्त्रीय डिस्कार्ड करते हैं। और अभी वर्तमान में केपलर के सिद्धांत से ही हम लोग पढ़ते हैं कि सौर परिवार या सोलर सिस्टम का मेन जो हेड है वह सूर्य है। सूर्य एक प्रकार का ग्रह है, इसकी चर्चा ग्रह किसको कहते, सॉरी एक स्टार है, तारा है, तारा किसको कहते हैं, ग्रह किसको, आगे हम कंटिन्यूटी में ये ला रहे हैं। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो हम लोग डिस्कस करते हैं या पढ़ते हैं वह केपलर के थ्योरी को पढ़ते हैं, और सूर्य के चारों तरफ खास पथ पर इलिप्टिकल अंडाकार रूप में, दीर्घवृत्ताकार रूप में ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। ये आपका बेसिक चीज हो गया पहले के, जहां से आप जानते हैं शुरू ऑलमोस्ट बुक में लिखा हुआ है, इसके पहले का चीज, और हम आगे इस पर डिस्कस कर रहे हैं। इसमें एक आता है टर्म क्या क्वेश्चन है, आप नाम सुने होंगे, मंदाकिनी, गैलेक्सी। ये बहुत बर्निंग है, ऑलमोस्ट एग्जाम में आता है, कोई भी क्वेश्चन बैंक होगा प्रीवियस या उसमें ही होगा ही, लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे। अभी तक जो मार्केट में चल रहा है, गैलेक्सी को लोग सीधे ग्रुप ऑफ स्टार कहते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। आयोग जो देता है आंसर ठीक उलट के देता है। तो गैलेक्सी न केवल ग्रहों का समूह है, नॉट मेयरली ग्रुप ऑफ स्टार, रेदर जेंट क्लस्टर्स ऑफ स्टार, यह तारों का सिंपली समूह नहीं है, बल्कि तारों का विशाल पुंज है, उसको मंदाकिनी कहा जाता है। ठीक है, एक गैलेक्सी के लिए कम से कम गैलेक्सी 10⁻11 स्टार्स का होना जरूरी है। जैसा आप थोड़ा बहुत सब कुछ जानते होंगे ना, कि समूह तो 5, 10, 50, 100 का भी हो सकता है, लेकिन ये गैलेक्सी मंदाकिनी कहने के लिए कम से कम इतना स्टार होना, कितना बड़ा न्यूमरल वैल्यू है, 10⁻11, इतना से कम अगर स्टार एक जगह रहेंगे तो वो मंदाकिनी गैलेक्सी नहीं कहलाएंगे, ख्याल रखिएगा। और दूसरा है कि क्लस्टर्स भी बोलता है, यह तारों का विशाल पुंज, मेन चीज है यही, आप पकड़िएगा, विशाल पुंज। विशाल पुंज मीन्स जेंट क्लस्टर्स, विशाल पुंज। ठीक है, तो पुंज होने के लिए ग्रुप में कोई जरूरी नहीं है एडजेसेंट टू ईच अदर, एक के साथ होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन पुंज में रहने के लिए एक साथ एक दूसरे से सटा होना जरूरी है। ये सब क्रॉस क्वेश्चन में आता है। तो यह मंदाकिनी क्या है, यह तारों का समूह नहीं है, बल्कि विशाल पुंज है। समूह 5, 10 का भी होता है, लेकिन मंदाकिनी कहलाने के लिए कम से कम 10⁻11 स्टार क्या है हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इतना होना चाहिए, तब वो मंदाकिनी कहलाएगा, ये ख्याल रखिएगा। और हमारे यूनिवर्स माने ब्रह्मांड में मंदाकिनियों की संख्या भी 10⁻11 है। देयर आर 10⁻11 गैलेक्सी इन आवर यूनिवर्स। हमारे सब क्वेश्चन के फॉर्म में, फिजिक्स में भी पढ़ा जाता है, हमारे ब्रह्मांड में मंदाकिनियों की संख्या कितनी है, 10⁻11, और एक मंदाकिनी में कितना स्टार, 10⁻11 माने 11। तो पूरे ब्रह्मांड में स्टार्स की संख्या कितनी होगी, माने इंटायर यूनिवर्स मस्ट हैव, वुड हैव 10⁻22 स्टार्स। ये सब क्वेश्चन है। हमारे ब्रह्मांड में तारों की संख्या 10⁻22, मंदाकिनियों गैलेक्सी की संख्या 10⁻11, और एक मंदाकिनी में कितना स्टार्स, 10⁻11। आप समझ गए होंगे। एक चीज इसमें और भी जोड़ देते हैं, एक आता है तारामंडल, कॉन्स्टेलेशन, सब प्रॉपर वे में।
तारामंडल पढ़िएगा तो फिर आएगा तारा, फिर आएगा ग्रह, फिर उपग्रह, सब सिस्टम में है। आप रेगुलर वीडियो देखते रहिएगा। जो लोग ऑफलाइन में जुड़े हुए हो तो ठीक है, ऑनलाइन में जो दूरस्थ एरिया में पटना में रह के या नहीं तो सब अब देखिएगा, प्रॉपर रेगुलरिटी में वीडियो मिलेगा। और आप जितना आप समझ पाइए, कोई दिक्कत होगी तो अपना नंबर देंगे, हम रात में आप कोई बात कर लीजिएगा। तारामंडल तो प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ स्टार्स टर्न्ड एज कंस्टेलेशन, तारों का व्यवस्थित स्वरूप तारामंडल कहलाता है। ये डिफिनीशन बहुत कम पूछता है। तारामंडलों की संख्या क्या है? अभी वर्तमान में 89 है। आप ख्याल रखेंगे, ये बीपीएससी में एक बार कई जगह पूछा जा चुका है। तो प्रॉपर अरेंजमेंट तारामंडल क्या है? तो प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ स्टार्स टर्न्ड एज कंस्टेलेशन, तारों के व्यवस्थित स्वरूप को तारामंडल कहा जाता है। तो जब व्यवस्थित स्वरूप होगा तो कोई न कोई आकार तो धारण करेगा। इसी से हमारे हिंदुस्टिक लॉ में जो ये राशि जो बनता है, जैसे आप देखते हैं तुला राशि है तो तुला का चिन्ह दिया है, सिंह राशि है तो सिंह का है, कन्या राशि है तो कोई महिला है, वगैरह वगैरह। तो ये तो एक प्योर साइंस है, लेकिन हम आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो सीधे जो कुछ सोचते हैं तो उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। तो तारामंडल क्या है? तारों के व्यवस्थित स्वरूप को ये प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ स्टार, यही आप ढूंढेंगे। ऑप्शन तो बहुत तरह के रहेगा। तारों का व्यवस्थित स्वरूप तारामंडल कहलाता है। ये डिफिनीशन वाला में हो गया। प्रेजेंट में वर्तमान में तारामंडलों की संख्या जो है, पहला ये कर देते हैं 89 है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, ये तारामंडलों में सबसे बड़ा तारामंडल कौन होता है? दूसरा क्वेश्चन, तो ये सेंटारस, सेंटारस। तो ये 94 स्टार्स का अरेंजमेंट है, कंफ्यूजन ना हो। लेकिन पहले का जो क्वेश्चन सब आता था, ये जो है हाइड्रा, ये सब क्वेश्चन है आपके लिए। हाइड्रा जो है वो 68 स्टार्स का है। तो ये क्या हो गया? सेकेंड लार्जेस्ट, ये दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल है। ये ख्याल रखेंगे। और सबसे बड़ा क्या है? ये है। अन्य तारामंडलों में इसकी कोई जरूरत नहीं है। लियो, वीगो, हरकुलस, जैमिनी आदि, ये कभी कभी आता है। क्या है आप समझ, इतने याद रखिएगा। तारों के व्यवस्थित स्वरूप को तारामंडल कहा जाता है। वर्तमान में तारामंडलों की संख्या 89 है। बाय द वे, एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन आ गया था तो कोर्ट तक चल गया था। तो ऑप्शन में आपको चाहिए 89 और नहीं तो नन चाहिए। अभी तो ऐसा हो नहीं रहा है, लेकिन एक बार हो चुका था 44 में। क्वेश्चन बैंक आप देखेंगे तो आपको चाहिए आइदर 89 आइदर नन ऑफ द अबव। 88 है तो भी उसको इग्नोर आप कर देंगे। इसमें सबसे बड़ा कौन है? सेंटारस। अब ऑप्शन पर सेटर पर निर्भर करता है, लेकिन अभी भी कोई समस्या नहीं ये देता है। अगर ये नहीं रहेगा तब क्या, निम्नलिखित क्वेश्चन का थोड़ा वो वर्ड बदल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा तारामंडल है? तो हाइड्रा, ये हम कंफ्यूजन है। 68 का प्रॉपर अरेंजमेंट है, 6 ये है, और अन्य तारामंडलों में ये सब है। इसकी आप तो ये क्वेश्चन हो गया कि तारों के व्यवस्थित स्वरूप को तारामंडल कहा जाता है। तारों के विशाल पुंज को मंदाकिनी कहते हैं। तो फिर आएगा क्वेश्चन कि तारा है क्या? ये तो अभी हम नहीं जाने हैं। तो तारा हम थोड़ा बोल देते हैं और जो है नेक्स्ट क्लास में और बता देते हैं। तारा, तारा मीन्स स्टार। तो तारा कहते किसको है? तो वह खगोलीय पिंड जो ऊष्मा तथा ऊर्जा या प्रकाश देता है, तारा कहलाता है। जैसे सूर्य एक प्रकार का तारा है। सच एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी, celestial body which emits heat and light or energy
इज टर्न्ड एज स्टार, लाइक सन एज ए स्टार। माने वह खगोलीय पिंड जो उष्मा तथा ऊर्जा या प्रकाश प्रदान करता है वह तारा कहलाता है। जैसे सूर्य एक प्रकार का तारा है, और सूर्य के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, वीडियो लंबा हो जाएगा तो उस पर हम फिर चर्चा करेंगे। और फिर ध्यान कंपैरेटिव नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, कंटिन्यूटी में तो आएगा फिर जो प्लेनेट क्या है, यानी ग्रह किसको कहते हैं। तो अभी आपने क्या पढ़ा कि सच एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी व्हिच इमिट्स हीट एंड लाइट और एनर्जी इज टर्न्ड एज स्टार। वह खगोलीय पिंड जो उष्मा तथा ऊर्जा या प्रकाश प्रदान करता है वह तारा कहलाता है। जैसे सूर्य एक प्रकार का तारा है, ठीक है। अब आगे जो आएगा सोलर सिस्टम में आएगा तो उसमें एक प्लेनेट आएगा, ग्रह आएगा, उपग्रह आएगा, क्षुद्र ग्रह आएगा, धूमकेतु आएगा, सब हम रेगुलरिटी में डाल रहे हैं। आपका वीडियो आप देख के इसी से अभी ऑलमोस्ट आप जो आपको जरूरत है पूरा हो जाएगा। तो अगले वीडियो में आपको मिलेगा जो प्लेनेट किसको कहते हैं, ग्रह किसको कहते हैं। द सच एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड ऑन पार्टिकुलर पाथ एंड डज नॉट इमिट हीट और लाइट इज टर्न्ड एज प्लेनेट। वह खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा, चक्कर का क्या मतलब है हम आगे चर्चा, इंग्लिश में तो बोले रिवॉल्व, तो थोड़ा और कुछ पढ़ लीजिए तो समझाएंगे कि वह खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ किसी खास पथ पर चक्कर लगाते रहते हैं तथा जो उष्मा एवं ऊर्जा प्रदान नहीं करता है वह ग्रह कहलाता है। वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। इन 8 ग्रहों में से 2, ऐसा क्वेश्चन के फॉर्म में बोला, इन 8 ग्रहों में से 2 ऐसे ग्रह हैं अरुण और शुक्र जिसकी दिशा शेष 6 ग्रहों से भिन्न होती है। दिशा का मतलब क्या है नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। दिशा से मतलब है आइदर एन आइदर एस, या तो ऊपर या नीचे या दाएं या बाएं। दाएं को आप हमेशा पूरब कंसीडर करेंगे। आप जिस डायरेक्शन में बैठे हो, सो रहे हो, चल रहे हो, कोक रहे, राइट हैंड को, अपने दाहिने हाथ को हमेशा ईवार्ड माने ईस्टवार्ड पूरब की ओर कंसीडर करना है, ये ख्याल रखेंगे। और लेफ्ट वाले को पश्चिम। इसकी जरूरत पड़ेगी ज्योग्राफी में कई जगह, तो इतना ही पर अब रोक रहे हैं कि डायरेक्शन से क्या मतलब है। आइदर एनवार्ड, ऊपर को उत्तर, नीचे को, जब अक्षांश देशांतर पर आएंगे समय निकालना, दूरी AM PM, सोमवार मंगलवार, ये सब, तो उसमें सब इसकी जरूरत, अभी तो शुरुआत है, ये 2-4-5 वीडियो के बाद ये वहां पर हम लोग पहुंचेंगे। तो ऊपर को उत्तर, नीचे को दक्षिण, आपके डायरेक्शन जो होगा दाहिना हमेशा पूरब होगा, बायां पश्चिम होगा। ज्योग्राफी का ये रूल है। ज्योग्राफी नहीं या दिशा संबंधी ज्योग्राफी से ही है, चाहे जो सब्जेक्ट में इसका आप यूज करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में सूर्य के बारे में चर्चा करेंगे। सूर्य एक प्रकार का तारा है, मध्यम आकार का, क्या इसका कंपोजिशन है। थैंक यू, दूसरे वीडियो में मिलेंगे।